हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग केमिस्ट्री में जो अपना चैप्टर चल रहा था बेटा रासायनिक बल गतिकी, उस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आभासीय एक अणुक अभिक्रिया। आभासीय एक अणुक अभिक्रिया। ध्यान देना बेटा, क्या है अपना टॉपिक? आभासीय एक अणुक अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी हो, एक हो, लेकिन जिनकी आणविकता कितनी हो, दो हो, वो अभिक्रियाएं बेटा आभासीय एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता कितनी हो, दो, लेकिन कोटि कितनी हो, एक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आभासीय एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है क्या आपको? फिर से सुनना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता कितनी हो, दो, लेकिन कोटि कितनी हो, एक, ऐसी अभिक्रियाएं बेटा आभासीय एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा कि जल अपघटन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जल अपघटन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, वे सारी की सारी अभिक्रियाएं लगभग आभासीय एक अणुक अभिक्रियाएं हैं। एग्जाम्पल देखो, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। हम एथिल एसीटेट का बेटा जल अपघटन करवा रहे हैं H+OH- के द्वारा। ठीक है, आपको पता है CH3COO ये वाला भाग CH3CO पे माइनस होता है, और फिर आप इस पर प्लस लिख सकते हो, है ना। और H+OH- विपरीत आप इस भागों को जोड़े तो CH3COOH प्लस में C2H5OH, ये अपन को गेन होगा। ठीक है बेटा, हम आपको ये भी बता चुके कि CH3CO प्लस ये एसिल कहलाता है, क्या? एसिल। और OC2H5 ये एथॉक्सी कहलाता है, एथॉक्सी। CH3COO C2H5 रियल में ये यहां से ब्रेक होगा, रियल में, लेकिन अगर आप इसको ऐसे तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टूटता ऐसे है। तो एथिल एसीटेट का आपने जल अपघटन करवाया अम्लीय माध्यम में, तो हमें एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल क्या हुआ? गेन हुआ। इस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो। एथिल एसीटेट का एक, जल का एक। इसकी आणविकता कितनी होगी? दो। लेकिन बेटा इस अभिक्रिया का जो वेग है dx/dt, वो केवल एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 कि एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एथिल एसीटेट के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। समझ रहे? इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? एक है। एक बात और आपको बता दें कि इन अभिक्रियाओं में बेटा जल की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि अभिक्रिया के बाद
जल की सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता। समझना, जल अपघटन की जो अभिक्रियाएं अपन कराते हैं तो उनमें जल की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि अभिक्रिया के बाद जल की सांद्रता में कोई मापने योग्य क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए बेटा इन अभिक्रियाओं की कोटि एक ही होगी। इसीलिए इन अभिक्रियाओं का वेग जल के अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जैसे सुक्रोज है C12 H22 O11, हम इसका जल अपघटन करवा रहे हैं H+ OH- अम्लीय माध्यम में। अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन करवाएंगे तो हमें ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6 ये प्राप्त होगा। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? फ्रक्टोज। ये क्या है? सुक्रोज। हमने सुक्रोज का क्या किया? जल अपघटन करवाया तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होगा? प्राप्त होगा। ध्यान देना, इस अभिक्रिया का जो वेग है dx/dt वो केवल सुक्रोज C12 H22 O11 इसके एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जल के अणुओं की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। इसी वजह से इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1, लेकिन आणविकता कितनी है? 2। बोलो क्लियर है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता तो 2 हो लेकिन कोटि कितनी हो? 1, वो क्या कहलाती हैं? आभासीय एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अधिकांश जल अपघटन की जो अभिक्रियाएं हैं बेटा वो क्या है? वो आभासीय एक अणुक अभिक्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आणविकता 2 होगी लेकिन कोटि 1 होगी। इसका रीजन ये है कि इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो जल की अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? ठीक है बेटा, आगे देखो। आज हम बेटा इसके न्यूमेरिकल भी लगा रहे हैं हम सभी लोग। हम आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की भी फोटो व्हाट्सएप पर भेज देंगे और अभी हम आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा, सुनो। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के 10 गुने की क्या होता है? बराबर होता है। हम आपको पहले बता चुके बेटा कि हमारे सिलेबस में केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये जो सवाल आपको मिल रहे हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बेस पर ही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको पता होना चाहिए। K बराबर है 2.303/T log 10 बेस पर A/A-x। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या है? व्यंजक। इस समीकरण में K क्या है? K प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। T क्या है? T जो है वो वियोजन में लगा समय है। वियोजन में लगा समय है। A क्या है? A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता।
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और a माइनस एक्स क्या है? a माइनस एक्स है अभिकारक की शेष बची सांद्रता। ठीक है, a क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। a माइनस एक्स क्या है? शेष बची सांद्रता। ध्यान देना अपने सवाल में। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। आप हमें ये बताओ, अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो गई, 99.9% पूर्ण हो गई, तो शेष कितनी बची? 0.1%। शेष कितनी बची? 0.1%। ध्यान देना, हमारे सवालों में दो प्रकार की मात्राएं हैं। ए प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स शेष बची सांद्रता। हम लोग सवाल कर रहे हैं पहला, प्रथम स्थिति में जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो गई, तब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो गई, माना प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 1 मोल प्रति लीटर। ऐसा आप मान लो कि प्रारंभिक सांद्रता जो है भैया वो 1 मोल प्रति लीटर, ऐसा मान लो। शेष बची सांद्रता a माइनस एक्स बराबर कितनी होगी? प्रथम स्थिति तो हमने बंद कर दिया, ये होगी 1 का 0.1%, 1 का 0.1%, यानी कि 1 गुणा 0.1/100 जो हो जाएगा 0.001। या इसी को आप लिख सकते हो 10⁻³ मोल प्रति लीटर। ठीक है, चूंकि के बराबर क्या है इक्वेशन 2.303/T log 10 बेस a माइनस एक्स के बराबर 2.303। अच्छा, पहली स्थिति में लगा समय अपन t1 मान ले रहे, पहली स्थिति में लगा समय क्या मान ले रहे बेटा? t1। यहाँ t1 कर दिया हमने, log 10 बेस है 1/10⁻³ क्या हो जाएगा? -3। या एक काम करो, इतने लिखे ना, ये प्रथम स्थिति की इक्वेशन है, ऐसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात करो द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में क्या कह रहे हैं? अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय आदि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के 10 गुने के बराबर होता है। आदि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, द्वितीय स्थिति में जब अभिक्रिया आदि मतलब 50% पूर्ण हो गई, तब या प्रारंभिक सांद्रता तो आपकी वही रहेगी, प्रारंभिक सांद्रता तो आपकी वही रहेगी, कितनी? 1 मोल प्रति लीटर। लेकिन अब आधी अभिक्रिया पूरी हो गई तो शेष बची सांद्रता बोलो a माइनस x2, a का 50%, a गुणा 50/100 यानी कि a/2। सही है,
के इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन में T2 log 10 बेस पे a अपॉन में a माइनस x2, इक्वेशन नंबर 2। सही है ना। हम समीकरण 1 व 2 से चल जाते हैं। ये भी प्रथम कोटि के विक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये भी प्रथम कोटि के विक्रिया का वेग स्थिरांक। उठा के बराबर करो 2.303 अपॉन में T1 log 10 बेस पर a अपॉन में a माइनस x1 बराबर 2.303 अपॉन में T2 log 10 बेस पे a माइनस a अपॉन में a माइनस x2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसमें वैल्यू पुट करें। लॉग से आप लॉग भी हटा सकते हैं, नहीं। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। 1 अपॉन T1 लॉग प्रारंभिक सांख्यिक तो a 1 है, इसका मान क्या है 10 की घात माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन T2 तो ये है log 10 बेस, इसका मान 1 है और उसका मान क्या है a की वैल्यू रख देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2। ले जाओ भैया, मैं ऊपर ले जाऊं। अब इन्हें अपन को सॉल्व करना है। वन अपॉन में T1 ऊपर जाएगा log 10 to the power 3 इक्वल टू 1 अपॉन में T2 log 10 बेस पर 2 हो जाएगा, 1 अपॉन में T1 और ये हो जाएगा 3 log 10, 1 अपॉन में T2 ये हो जाएगा 0.3010। सही है। 1 अपॉन T1 या log 10 की वैल्यू होगी 1, 3 अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा 0.3010। यहाँ पर T2 है, T2 है बेटा, 0.3010 बटे T2। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो T2 अपॉन में T1 0.3010 बटे में 3। ठीक है, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसको वहां ले जाओ तो T1 अपॉन T2 होगा, हो जाएगा 3 बटे में 0.3010। T1 अपॉन T2 बराबर, इसको अगर अपन कैलकुलेट करें 3 में भाग दे रहा 0.3010 तो 9.966 लगभग 10 आ जाएगा। और लगा के आप लिख सकते हो T1 बराबर 10 T। क्लियर है? क्लियर है? आप इसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन इसको आप डायरेक्टली T½ लिख दो, क्योंकि अगर आपकी अभिक्रिया 50% पूर्ण हुई है तो 50% पूर्ण होने का मतलब आधी अभिक्रिया पूरी हो गई। तो आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। तो आप इसको डायरेक्ट T½ लिख दो, है कि नहीं बताओ। अगर देखो एक पैटर्न तो आपका ये है,
ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने आपको ऐसे बताया कि अगर दूसरी कंडीशन में आधी अभिक्रिया ना हो तो और कोई हो तो आप उसको कर सकते हो। या इसको एक और तरीका है सॉर्ट करने का, जैसे ये है आपका यहाँ पर ये, यहां से आप इसको अलग कर लो। देखो दूसरे तरीके से हम आपको बताएं, वो तरीका थोड़ा शॉर्ट होगा, कब पड़ेगा, है ना। वो कह रहे हैं द्वितीय स्थिति में जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, ये ध्यान रखना, इस अवस्था में T2 का मान T½ के मान के बराबर होगा। T½ क्या है? T½ है अर्ध आयु काल। क्या है? अर्ध आयु काल। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि K बराबर सूत्र होता है 0.6932 T½ ये क्या है? अर्ध आयु काल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में संबंध है। अर्ध आयु काल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में क्या है संबंध? ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये भी है। उठा के बराबर करो, समीकरण 1 व 2 से बोलो 0.6932 T½ बराबर 2.303 T1 log 10 बेस पर A अपॉन में। मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे ये अपना ये आ गया है ना, इसको अपन अगर सॉल्व करें, हेलो 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 हेलो, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इतना 1 अपॉन में है T1 log 10 बेस पे प्रारंभिक सांख्यता है 1 और यहाँ पर सांख्यता कितनी बची है 10⁻⁻²। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब भी ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? 0.3010 बटे T½ इक्वल 1 अपॉन में T1 log 10 बेस पे 10⁻⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। 0.3010 बटे में T½ इक्वल टू में आगे आ जाएगा 1 अपॉन में T1 3 log 10 होगा। बेटा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएंगे, 3 log 10 आएगा। अब सबको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 0.3010 बटे T½ इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में T1 और T1 अपॉन T2 निकालोगे फिर से 3 अपॉन में 0.3010 आपका वही आंसर आ जाएगा जो आपने अभी निकाला था। क्लियर है बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब अपन कल लगाएंगे। ठीक है, ओके।